हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हमने अब से पहले हमारे जितने भी कंसेप्ट वीडियोस थे उसको कंप्लीट कर रखा है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को लगा रखा है आपने, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको भी कवर कर लिया है, हमारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे उसको भी कवर अप कर लिया है। तो अब बारी थी इस चैप्टर को एक बार खुद से करके एक टेस्ट अपीयर करके देखने की कि कितनी तैयारी आपकी पूर्ण हो चुकी है। तो आई होप कि अब तक आपने उसके आंसर्स कर लिए हैं। तो हम हाजिर हैं अब अपने टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन वीडियो के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्रोवाइड कराता आपको टेस्ट पेपर की सीरीज फ्रॉम क्लास 6 टू 12th सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, तो इस सिलसिले में हमें मिल चुका था भाई ये एक क्वेश्चन पेपर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का, जिसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है हमारा, हम कंप्लीट तो कर ही चुके हैं भाई। तो शुरू कर लेते हैं ना, एक बार क्रॉस वेरीफाई करना कि आपने जो आंसर्स तैयार किए हैं और जो यहां पे मॉडल आंसर आपको शो हो रहा है, दोनों में कोई वेरिएशन तो नहीं है, या कहीं पे थोड़ी बहुत अगर दिक्कत रह गई थी उसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो चलिए ना फटाफट हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को। इसके बाद हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय। ठीक है, सारे ही फॉर्मेट्स, क्योंकि हमारे तो स्कूल में भाई कोई सा भी टेस्ट होने शुरू हो जाता है, वहां पे कभी एमसीक्यू लेते हैं, कभी कहते हैं भैया जब छोटे छोटे क्वेश्चंस दे दिए, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देती है, कहीं पे देखने को मिल जाता है भाई नहीं शॉर्ट आंसर टाइप में चलेगा, या फिर लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव टाइप, भैया लिखे जाओ लिखे जाओ। तो इन सभी में क्या है डिफरेंस, किस तरीके के हो सकते हैं क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से, उसको हमने कवर कर रखा है। तो आइए चलिए इसके आंसर को हम मैच करते हैं। पहला हमारा बहुविकल्पीय में जो है वो है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जिस बल के कारण है वो कौन सा बल है। भाई पृथ्वी के परितः चंद्रमा घूम रहा है, उसके पीछे क्या कारण है भाई? क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्व बल है, अभिकेंद्र बल है, अभिकर्षण बल है? तो भाई पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की गति करने का जो मुख्य कारण है वो है इसका अभिकेंद्रीय बल। अच्छा, एक और चीज आती है कि ये जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके कारण होगा? तो इस पे लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कह रहे कि वो भाई खिंचाव की बात करे कि वो गोल घूमना क्यों है। तो कोई भी वृत्तीय गति अगर कर रहा है पिंड अपने किसी सेंटर के अलोंग, तो वो हमेशा ही उसके ऊपर 2 बल काम करता है, एक अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण वो बाहर जाना चाहता है और अभिकेंद्रीय बल के कारण वो नाभिक में गिरना चाहता है। तो चांद जो गमन कर रहा है, जो गति कर रहा है हमारी पृथ्वी के परितः, वो हमारे अभिकेंद्रीय बल के कारण गति कर रहा है भाई। और इस अभिकेंद्रीय बल का मुख्य कारक कौन है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल। चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसका आंसर क्यों नहीं लिखा, तो यही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चांद भी पृथ्वी को खींच रही है और पृथ्वी भी चांद को खींच रहा है। तो भाई पृथ्वी को घूमना शुरू हो जाना चाहिए चांद के परितः, लेकिन हमने देखा नहीं, चांद घूमता है पृथ्वी के परितः, पृथ्वी चांद के परितः नहीं। सूर्य के परितः हमारी पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के परितः सूर्य नहीं। क्यों भाई? तो यहां पर द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, ठीक है, उसके केस में अगर हम संवेग को बराबर करेंगे तो संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग कम, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा। वेग ज्यादा तो वो गमन करेगा। इसी क्रम में हमारी पृथ्वी के परितः चांद जो है वो परिक्रमा कर रहा होता है। तो इसका आंसर हो गया भाई अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, इस प्रकार से यहां सेंटर में हमारी पृथ्वी, इसके ऊपर जो बल लगाएगा ये हमेशा इसको इधर की तरफ खींच रहा है और इसका वेलोसिटी इधर की तरफ देखने को मिलती है। ये केंद्र की तरफ लगने वाला जो बल है इसी को हम कहते हैं भाई अभिकेंद्रीय बल। यही हमारा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे कह रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण का गणितीय मान कितना? भाई जो गुरुत्वीय त्वरण है हमारी, एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है, उसका मान बताना है हमें। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है भाई? तो हमने देखा हुआ है
कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है gm/r²। ठीक है, कितना होता है भाई? gm/r²। g मतलब क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब मास ऑफ द अर्थ, r मतलब रेडियस। कौन सा दिख रहा है भाई आपको? फर्स्ट आई थिंक gm/r²। तो फर्स्ट जो क आंसर है ये बिल्कुल सही आंसर है। बाकी समय देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिख रही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहे चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा की व्याख्या कौन करता है? हमें एक चीज पता है कि जो समुद्रों में ज्वार भाटा आती है, मतलब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उन ऊंची ऊंची लहरें को उठने का मुख्य कारण कौन है? तो उसका मुख्य कारण क्या है भाई? उनके ऊपर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान में वृद्धि हो जाना। उनके बीच में अगर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, कि उसका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का मान नहीं भाई, जो चांद उसके समीप आ जाता है, जैसे पूर्णिमा के दिन चांद परफेक्टली उसके सामने आ जाता है, उस समय चांद की दूरी पृथ्वी से कम हो जाती है। इसके कारण जो लहरें हैं वो उठ करके चाहती है कि भैया चांद पे चले जाएं। भैया चांद पे जाना इतना आसान होता तो क्या ही बात थी, तो भैया इतना आसान तो है नहीं, तो क्या होगा? तो समझ में आता है कि वो लहरें ऊपर तो उठेंगी, लेकिन जब बहुत सारा मास उसके साथ उठ जाएगा, बहुत सारा द्रव्यमान उसके साथ उठ जाएगा, तो लहरें थोड़ी सी ऊपर उठेंगी और नीचे दब जाएंगी, क्योंकि इतना सारा द्रव्यमान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से निकाल के लेके जाना चांद तक बहुत टिपिकल काम है भाई। तो मतलब क्या समझ में आता है कि यहां पर जो काम करेगा वो करेगा भाई गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। उत्प्लावकता अगर कहते हैं तो भाई उत्प्लावन बल क्या होता है? अगर किसी चीज को डुबाते हैं तो उस डूबी हुई वस्तु पर लिक्विड के द्वारा एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाया जाता है, उसको कहते हैं उत्प्लावन। तो उत्प्लावन का कोई रोल नहीं है। न्यूटन के गति का नियम, भाई न्यूटन के गति का भी नियम नहीं है, घर्षण वर्षण भी कुछ नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन भी भाई हमारा ये चेक भी कर लेते हैं, ग बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा ऑब्जेक्टिव ही है। यहां पर कह रहे हैं जो स्मॉल जी है उसका मात्रक क्या है? अभी जो हमने जी की वैल्यू की बात करी उसी जगह पे अब हम बात करना चाह रहे हैं क्या? उसके मात्रक की। ठीक है, मात्रक क्या है भाई उसका? तो इसका मात्रक अगर हम निकालें तो ये जो होता है ये होती है हमारी गुरुत्वीय त्वरण। अब भैया त्वरण क्या होता है? तो त्वरण होता है हमारा वेग परिवर्तन की दर। तो वेग बटा में समय। वेग क्या होता है भाई? इसकी यूनिट तो मीटर पर सेकेंड और समय की सेकेंड, फाइनली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई है क्या ऑप्शन ऐसा? तो आपको ऐसा भी दिख सकता है, मीटर सेकेंड के पावर -2। मीटर सेकेंड की पावर कितनी? -2। तो कौन सा आंसर दिख रहा है आपको? ये देखिए, ग इज द करेक्ट वन। ठीक है ना, जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकियों में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिख रही है। मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, मीटर सेकेंड के पावर -3 लिखी हुई है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये मीटर सेकेंड दोनों का इन्वर्स कर दिया। ठीक है, ग इज द करेक्ट, हम कैलकुलेट कर चुके हैं भाई। आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। और यहां पर हम बात करते हैं किसी निश्चित स्थान पर वस्तु का भार W तथा द्रव्यमान M किस प्रकार से संबंधित है। देखिए, हमें एक चीज समझ में आता है कि जो केजी जो यूनिट होती है, जो हम कोई सामान खरीद रहे होते हैं वो हम खरीदते हैं किसमें भाई? केजी कहते हैं हम, जो वो मास की यूनिट है। किसकी यूनिट है भाई? मास की। और अगर हम वेट की बात करते हैं तो ये जो होता है वेट, ठीक है, ये वेट जो होता है इसकी यूनिट होती है भाई न्यूटन। अब होता क्या है कि जो वेट होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या? mg। वेट का मतलब क्या है भाई? जो भार है उसका क्या मतलब है? तो मान लीजिए एक वस्तु है, इसको नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींचा जा रहा है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल का मान जिससे इसको नीचे की तरफ पुल किया जा रहा है वो होता है कितना भाई? तो मास इंटू त्वरण। ठीक है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन। लेकिन एक्सीलरेशन कौन सा? गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जा रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण अगर इसको कर दिया तो यही जो होता है इसी को हम कहते हैं क्या? इसका भार। तो इसीलिए मैंने लिखा W = mg। वेट जो है ये एक फोर्स का कैलकुलेशन है, और अगर हम बात करते हैं कि इसका मास की बात करेंगे तो ये केजी में कैलकुलेट होता है भाई।
यहां से चलिए जी जो होता है हमारी पूरी पृथ्वी पे कैसी है, कांस्टेंट, कितनी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये W किसके प्रोपोर्शनल है, M के। जो ये भार है, जो वेट है, किसके प्रोपोर्शनल है भाई, तो ये मास के, द्रव्यमान के। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, क इज द करेक्ट वन। ठीक है, आई होप आपने भी ये बिल्कुल सही लगाया होगा, क जो है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन में कह रहे हैं भाई कि जी का एसआई मात्रक क्या है। कौन सा जी, कैपिटल जी। अभी स्मॉल जी आया था, स्मॉल जी मतलब क्या भाई, गुरुत्वीय त्वरण। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, गुरुत्वीय त्वरण। और कैपिटल जी का क्या मतलब होता है भाई, तो इसका मतलब होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो जब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करते हैं तो इसके लिए जरा यूनिट हम कैलकुलेट करके ले आएंगे भाई। चलिए F इक्वल्स टू हमें पता है होता है ये Gm1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। मुझे कौन चाहिए भैया, ये G। तो इस G को कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, Gm1 m2 इज इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर। तो G को यहीं रखिए, ये क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, अब चलिए यूनिट की कर ली जाए बात। तो भाई F को किस चीज से डिनोट करते हैं, न्यूटन। D को किस में, मीटर स्क्वायर। अपॉन में m1 m2 तो kg इंटू kg मतलब क्या, kg स्क्वायर। मतलब क्या बन गया भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं ऐसा लिख लेता हूं, kg की पावर -2। ठीक है ना, kg की पावर -2 भाई अपॉन में है तो ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। ऑप्शन देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, नहीं भाई kg स्क्वायर नहीं, पर kg स्क्वायर। न्यूटन स्क्वायर नहीं, ये भी गड़बड़ हो गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये यही चीज है ना। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, क्योंकि ये जो -2 लिखा हुआ है इसका मतलब यही हुआ। यहां पे भी देखिए न्यूटन स्क्वायर आ गया भाई, फोर्स 2 बार थोड़ी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, आंसर कौन सा हो जाना चाहिए भाई, जो ग ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। कैलकुलेट भी कर चुके हैं हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन में जरा बात की जाए तो यहां कह रहे हैं किसी वस्तु की सतह से लंबवत, सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। किसी वस्तु पर इसके सतह के लंबवत जो बल लगेगा है ना, इस बल को क्या कहा जाता है। तो ये जो बल है जो सतह के लंबवत लग रहा है इसको कहते हैं भाई प्रणोद। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं प्रणोद। ठीक है, इसको कहा जाता है थ्रस्ट। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई, इसका आंसर होगा हमारा प्रणोद। थ्रस्ट क आंसर है भाई। ठीक है ना, क आंसर है प्रणोद। आगे बढ़ते हैं हम जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन अब यहां से शुरू हो जाता है भाई क्या, अति लघुत्तरीय प्रश्नों का। अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए भाई पहला ही क्वेश्चन जिसके भी हम डिस्कशन करते आ रहे हैं कि प्रणोद किसे कहते हैं, ये मिल गया। प्रणोद क्या कहते हैं भाई, तो ये कहते हैं किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रणोद। किसी वस्तु के सतह के लंबवत, जो परपेंडिकुलर जो फोर्सेस लगता है उसके सरफेस के, उसको ही हम कहते हैं भाई प्रणोद। ठीक है ना, अब कोई सा भी हो, जैसे मान लीजिए हम इसको जनरली समझते हैं, जब हम इसको किसी लिक्विड के अंदर में डुबा देते हैं, तो लिक्विड के अंदर जब ये डूब रहा होता है तो इस क्षण पे इस पे यहां पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। इसको हम जानते हैं भाई थ्रस्ट से, इसको जानते हैं हम किससे, प्रणोद से। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगली क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन भी अति लघुत्तरीय है, और ये सभी जितने अति लघुत्तरीय होते हैं 1 नंबर में आते हैं भाई। इनका कुल मिलाकर के आपको जो हेडिंग आती है इसकी वो ऐसी लिखी आती है ना कि 1 लाइन में कंप्लीट कीजिए आंसर, या फिर 1 वर्ड में, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देने होते हैं भाई। तो अगला है दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब होता क्या है भाई, तो दाब होता है हमारा बल बटा में क्षेत्रफल। क्या होता है ये, बल बटा में क्षेत्रफल। अब अगर किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जा रहा है तो बल लगाते समय एक और चीज कैलकुलेट करनी होती है, कितने एरिया पर लगाया जा रहा है, कितना दायरा है।
जैसे अगर मैं सिंपली इसमें बात करूं इस पेन के लिए, तो मैं अगर इसके बैक साइड पे यहां पे मैं अगर ऐसा प्रेशर दूंगा, मतलब यहां पे मैं बल लगाऊंगा, तो ये मुझे नहीं चुभ रहा, लेकिन अगर उतना ही फोर्स यहां से लगा दूं तो ये हाथ के अंदर चुभ जाएगा। जैसे आपने देखा है किल, कांटी जो होती है उसके पीछे क्या करते हैं, पीछे चपटा कर देते हैं और आगे कैसा रखते हैं, नुकीला। नुकीला करने के पीछे क्या वजह है भाई, तो नुकीला करने की वजह से जो किल होता है ये ऐसा, ये नुकीला होने की वजह से सरफेस एरिया कम है इसका क्षेत्रफल कैसा हो गया, कम हो गया, तो वहां दाब बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो दीवार के अंदर घुस जाती है। और ये जो बाहर साइड में ये जो चौड़ा दिख रहा है, ये चौड़ाई बढ़ाने किससे मकसद क्या होता है, यहां पर क्षेत्रफल क्या हो, ज्यादा हो, तो दाब कैसा लगे, कम लगे, तो हैमरिंग करते समय हमको आसानी हो। मतलब हमने बल उतना ही लगाया लेकिन यहां पर प्रेशर अलग क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये कील जो है ये दीवार में धंस जाती है। ठीक है भाई, तो मतलब समझ में आ चुका है कि भैया ये जो दाब है, ये दाब जो है ये क्या है भाई, ये है हमारा बल बटा में क्षेत्रफल। अब भाई बल की जो इकाई होती है ये तो होती है न्यूटन, और क्षेत्रफल की होती है वो स्क्वायर ऑफ मीटर। तो जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं पास्कल। इन्होंने सर्वप्रथम इसके बारे में बात की थी, इसीलिए इनके नाम पे इसकी यूनिट भी लिख दी, क्या भाई, पास्कल। तो एसआई मात्रक इज पास्कल, और एक पास्कल क्या है भाई, तो 1 न्यूटन अपॉन 1 स्क्वायर ऑफ मीटर। आंसर देखिए, आंसर होता है भाई पास्कल। कैसे लिखते हैं, कैपिटल पी स्मॉल है, या फिर न्यूटन मीटर की पावर 2 -2 बेसिकली, है ना, न्यूटन मीटर की पावर -2। क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th पे जी का कह रहे हैं वर्तमान में मान्य कौन सा मान है, मतलब जो जी अभी हमने निकाला था एफ, ठीक है ना, आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2, इसका एक मान है, कैलकुलेटिव वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं भाई 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, क्या है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या है भाई, तो ये है हमारे कैपिटल जी की वैल्यू। ठीक है, जो अभी मान्य है, अभी लोग जो इसको मतलब कांस्टेंट ही है, लगभग हर जगह कांस्टेंट है भाई, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के बाहर चांद पे भी जाएंगे तो वही चलेगा भाई, कहीं बीच में स्पेस में भी कहीं पर भी होंगे, सेम रहने वाला है। मतलब आंसर मैच कर लेते हैं, 6.673 है ना, और लिख सकते हैं 32 भी है आगे, इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये केजी की पावर -2, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये वही चीज है भाई, पर केजी स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं अगर अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो यहां पे कह रहे हैं घनत्व का क्या मात्रक होता है भाई, जो घनत्व होता है इसका क्या मात्रक होना चाहिए। तो घनत्व का अगर मात्रक कैलकुलेट करेंगे तो भाई इसका मात्रक होता है केजी पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो घनत्व का फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर क्या होता है भाई, तो घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान की इकाई क्या होती है भाई, तो द्रव्यमान नापते हैं केजी में, और आयतन नापते हैं किस में, क्यूबिक मीटर में। तो क्या बन गया ये, केजी पर क्यूबिक मीटर, और यू कैन से केजी मीटर की पावर -3। ठीक है ना, तो आंसर मिल चुका है आपको भाई, आप मैच भी कर चुके हैं। तो भाई इन सभी के लिए आप अपने आप को 1-1 नंबर देंगे, क्योंकि ये सभी 1-1-1 मार्क्स के थे। आगे बढ़ा जाए अपने 12th क्वेश्चन पे, तो यहां पर है, किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार उसके द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है। अगर कहीं पर भी मैं बात करूं वस्तु के भार को, तो द्रव्यमान से कैसे रिलेट करता है भाई, तो देखिए मैंने अभी इसको ऑब्जेक्टिव में आपको सिखाया था कि एक वस्तु है, इसके ऊपर जो गुरुत्वीय बल लगाया जाएगा, क्या लगाया जा रहा है भाई, इसके ऊपर गुरुत्वीय बल। तो भैया गुरुत्वीय बल क्या कहता है, बल जो कहता है वो कहता है भाई क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहां भी भाई लिखिए, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, बस क्या बदल दिया भाई, त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण लिख दिया।
बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो गुरुत्वीय बल है F, वो कितना हो गया भाई, m इंटू जी, मतलब इस पे जो बल लगाया जा रहा है वो कितना है, mg। अब इसकी भार कैसे कैलकुलेट करते हो आप, तो आप कहेंगे भाई ये काम करता हूं ना, मैं इसको टांगता हूं, मैंने यहां से पकड़ा और इसको टांगा ऊपर, क्या किया भाई, ऊपर की तरफ टांगा। अब ये टांगने में मुझे कितनी भार लग रही होगी, तो वो यही लग रहा होगा ना, एक बल देखिए नीचे की तरफ mg से खींच रहा है, तो मुझे जो वेट जो महसूस हो रहा होगा वो तो यही mg के बराबर ही महसूस हो रहा होगा। तो हो गया ना, मिल गया कि भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा भार होता है वो समानुपाती होता है हमारे द्रव्यमान के, ठीक है। जो हमारा वेट है ये प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, खत्म, ठीक है ना। वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया मास के, तो वस्तु का भार द्रव्यमान के समानुपाती होता है, वेट प्रोपोर्शनल टू मास। आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे, और यहां से हमारे शुरू हो जाते हैं लघु उत्तरीय। भाई लघु उत्तरीय 2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी, दोनों ही तरीके से आते हैं, ठीक है। 2 और 3 मार्क्स दोनों तरीके के क्वेश्चन यहां पे कवर अप होंगे। आइए चलिए शुरुआत की जाए। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना है और इसके व्यंजक को भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका व्यंजक ज्ञात करना है भाई, ये कुछ ज्यादा ही मिठास हो गया है ना, तो व्यंजक नहीं भाई, व्यंजक ज्ञात करना है। व्यंजन तो खा पी करके आए होंगे अपन, तो बात करते हैं हम जरा इसको। तो भाई गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम होता है वो ये कहता है कि जब कभी किसी दो पिंड को एक दूसरे के निकट, क्या करना है आपको, एक दूसरे के उसको रखना है निकट। जब दो पिंडों को एक दूसरे के निकट रखेंगे तब उन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती, इनफैक्ट उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनकी बीच की जो दूरी होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हमको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर मान लीजिए एक द्रव्यमान यह है और एक द्रव्यमान यह है, you can say this is m1 and this is m2 and the distance between m1 and m2 is suppose d, ठीक है। दो द्रव्यमान हो गए भाई, एक m1 और एक m2, दोनों के बीच का दूरी कितनी है, d है। तो ऐसा कहते हैं भाई गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से कि क्या हो जाएगा, जो F होगा, जो बल होगा दोनों के बीच में लगने वाला, वो समानुपाती होता है दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, मतलब F प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, ठीक है। ये जो बल है ये द्रव्यमान के समानुपाती है, एंड यही बल इन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बात भैया बिल्कुल आराम से समझेंगे, सीखेंगे और हमेशा याद रखेंगे, जब जब नॉन कंटैक्ट फोर्स हो, अस्पर्शी जब जब बल लगता है, तो अस्पर्शी बल लगते समय उस बल का मान स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप 2 कदम दूर होंगे तो बल 4 गुना कम हो जाएगा, अगर आप 3 कदम दूर होंगे बल आपका कितना, तो 9 गुना कम हो जाएगा। भाई इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये जो दूरी है ये हमेशा ही नॉन कांटेक्ट में, आप चाहे चुंबकीय बल की बात कीजिए, आप चाहे यहां पे गुरुत्वाकर्षण की बात करें, या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात कर लेंगे, इन सभी जगहों पर आपको ज्ञात होगा कि भैया ये जो डी स्क्वायर है, जो दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारा बल। तो भाई अगर मेरे पास ये 2 इक्वेशन मिल गई, अच्छा एक बात और भी समझ में आती ना, दूरी बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स तो घटेगा ही ना भाई, दूरी भी बढ़ाएं और फोर्स भी बढ़ता जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं भाई, दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 तथा 2 से, क्या है भाई 1 तथा 2, तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, एंड जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो मुझे मिलता है कांस्टेंट, एक नियतांक मिलेगा, उस नियतांक को हम लिखते हैं किससे, g से, तो g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। भाई जब जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है कांस्टेंट आता ही है, एंड अभी हाल फिलहाल में हमने अभी जी की बात करी थी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है, जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है इसके जो वैल्यू होती है, ये होती है भाई न्यूटन।
किसमें मेजर होगी? बल है ना, तो न्यूटन में ही मेजर होगी। तो मतलब क्या समझ में आता है भाई? तो ये कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। लगने वाला आकर्षण बल कैसा भाई? दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती कहिए, अनुक्रमानुपाती कह लीजिए, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, ये बढ़ा और ये घटा, और समानुपाती मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये अगर कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा चलता भाई। तो क्या कहते हैं? यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चांद पे वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य पे नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में छोटे से छोटा कण हो उस पर भी वैलिड है, बड़ा से बड़ा कोई ग्रह है उसके ऊपर भी वैलिड है भाई। ठीक है, मतलब ये हर जगह सत्य है। ठीक, इसीलिए इसको सार्वत्रिक नियम कहते हैं, जो सर्व जगह काम आए, तो भैया सार्वत्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यह भी हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है भाई, जहां पर हमारे पास 3 छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर गिवन है। फर्स्ट वन, गुरुत्व बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है? अगला, एक खिलौना किसी छत की रेलिंग से टकराकर 0.6 सेकेंड में धरती पर आ गिरता है। धरती पर टकराते समय खिलौने की चाल निकालनी है। एंड अगला यहां पर है जी का जो एसआई मात्रक है, जो कैपिटल जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका एसआई मात्रक हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे फर्स्ट तो भाई गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है इसकी बात करते हैं। एक सीधी बात समझ लीजिए, इसको याद रखवाता हूं मैं कैसे। ये जो गुरुत्वाकर्षण है ना, ये बड़ा दिख रहा है ना, ये बड़ा सा है, गुरुत्वाकर्षण लिखा है ना, ये बड़ा सा लिखा हुआ है, और गुरुत्व छोटा सा। तो गुरुत्व जब जब कहेंगे तो भैया सिर्फ पृथ्वी समझ लीजिए, और गुरुत्वाकर्षण मतलब ये पूरी ब्रह्मांड, मतलब है सेम तरीके की चीज, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस ये आ जाता है कि जब मैं लिखता हूं F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, तो ये इस यूनिवर्स में अवेलेबल किसी भी दो मासेस और उनके बीच की दूरी की बात करता हूं। लेकिन जब मैं जो गुरुत्वीय बल की जब मैं बात करता हूं, तो यहां पर पृथ्वी आ गई भाई। तो F इक्वल्स टू क्या हो गया भाई? जी m1, या फिर इसको ऐसा लिख देता हूं थोड़ा सा, ME MO अपॉन में R स्क्वायर। क्या अंतर आ गया भाई? फॉर्मूला सेम ही तो दिख रहा है। M1 की जगह मास ऑफ अर्थ, MO की जगह भाई M2 जो है इसकी जगह क्या? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई जो भी वस्तु होगी, और यहां पर डी स्क्वायर लिखा है, मतलब क्या? दोनों पिंडों के बीच की दूरी। यहां पर क्या है? यहां पर पृथ्वी की त्रिज्या, भाई पिंड के बीच की दूरी मतलब क्या? त्रिज्या। तो दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात करी जाती है कि ये जब गुरुत्वीय बल का मान निकालना होगा तो वहां पर पृथ्वी आ गई भाई, MEMO की बात होगी। और जब गुरुत्वाकर्षण बल की मान कहेंगे, बड़ा दिख रहा है ना गुरुत्वाकर्षण, तो पूरा ब्रह्मांड आ गया, छोटा दिख रहा है गुरुत्व मतलब पृथ्वी। आंसर देखिए, गुरुत्वीय बल का तात्पर्य है पृथ्वी के द्वारा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है विश्व में किन्हीं दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल, कोई सी भी दो। ठीक है ना? अच्छा, अब आगे अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, तो भाई यहां पर हमसे कहा गया है कि एक खिलौना किसी छत की रेलिंग से 0.6 सेकेंड में धरती पर आकर गिर जाता है, तो टकराते समय उसकी चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, एंड जी का एसआई मात्रक। तो चलिए जरा इसको भी कैलकुलेट किया जाए। तो इस सेकंड को मैं पहले सॉल्व करता हूं, और जी का एसआई मात्रक तो भैया अब तक याद ही हो गया होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है ना? हम बात करते हैं इसको, यहां पर एक खिलौना किसी छत की रेलिंग से टकराकर 0.6 सेकेंड में धरती पर आ गिर रहा है। ठीक है, तो खिलौने को अगर छत से टकराकर नीचे गिरने में लगा हुआ समय है 0.6 सेकेंड, और हमको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक खिलौना है, चलो भैया ये कुछ खिलौना है, ये है ना, और कुछ बना ले, चलो ठीक है, हो गया, ऐसा कुछ खिलौना है। अब ये क्या हो गया भाई? ये गिर गया। गिरने में इसको जो एक्सीलरेशन लग रहा है जी, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और टाइम जो लग रहा है 0.6। पूछे वेलोसिटी कितनी होगी? तो भाई हमको पता है एक बात कि त्वरण बराबर होता है, क्या होता है भाई?
तो यहां पर होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग बटा में समय। चलिए पूरा लिख लेते हो, वेग बटा में समय। मुझे कैलकुलेट करना है वेग, तो क्या लिखेंगे आप, त्वरण गुणे समय। अब चलिए भाई कर लीजिए बात। तो वेग जो है, ठीक है ना, जो v मुझे निकालना है, त्वरण कितना 10, समय कितना 0.6 सेकेंड, मतलब v कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आसान है भाई ये भी, ठीक है, ये यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको मैं हटा ही देता हूं, सेकेंड को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर आ गया। कितना, ये हो जाता 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस जो खिलौना है वो जब धरती से टकराने वाला होगा उस समय तक उसकी चाल ये होगी, और जैसे ही वो धरती से टकरा जाएगा उसका जो फाइनल वेलोसिटी है, टकराने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि वो बॉल जो है वो रुक जाता है। ये खिलौना है तो खिलौना क्या होगा भाई, जैसे टकराएगी रुक जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यहां पर कह रहे हैं जी और जी में अंतर बताइए। ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी, इन दोनों के बीच में हमको बताना डिफरेंस। तो हमको पता है ना कि स्मॉल जी जो है ये क्या है भाई, ये है गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल जी जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नो डाउट कि ये जो स्मॉल जी है ये भी कांस्टेंट होता है हमारी पृथ्वी पर के लिए, लेकिन इसको एवरेज रूप से कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये जब ध्रुवों पर जाते हैं तो इसका मान बढ़ जाता है, जब इक्वेटर्स पे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर इसका मान जो है वो कम हो जाता है। लेकिन एक नॉर्मल फिगर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू हम पूरी अर्थ पे कैलकुलेट करके चलते हैं, किंतु इस स्मॉल जी का मान अगर चांद पे जाते हैं तो 1/6 गुना रह जाता है, क्योंकि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में अगर हम बात करें तो ये g इक्वल्स टू GM अपॉन में R स्क्वायर होता है। अगर हम इन दोनों में संबंध देखें तो स्मॉल जी किस पे डिपेंड करा भाई, कैपिटल जी पर, m पर और R स्क्वायर पे। मतलब किसी का अगर मास और रेडियस वेरिएट होगा तो ये g बदल जाएगा, किंतु ये जो कैपिटल जी है ये हमेशा के लिए कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 ये फिक्स है। कहीं पर भी इस ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाएंगे तो हर जगह। तो भाई जब भी आंसर लिखते हैं अगर अंतर लिखने को आता हो तो हम हमेशा ये काम करते हैं, क्या, उसको 2 कॉलम में बांट लेते हैं और दोनों तरफ पे हम पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, स्मॉल जी की बात करें तो देखिए इसे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यह पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है उसके कारण ये उत्पन्न होने वाला बात है भाई। जबकि ये क्या है, इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी। अगर यहां पे बात करें तो इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, लेकिन ये पूरे यूनिवर्स में फिक्स है और ये सिर्फ पृथ्वी पर फिक्स है। ये जो कांस्टेंट है ये कहां पे, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी, और ये कहां पे फिक्स है भाई, तो पूरे विश्व में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में फिक्स है। अच्छा, इसका मान देखिए भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग जगहों पर जी का मान अलग अलग हो सकता है भाई। ग्रह पिंड बदलेंगे तो बदलेगा ही, पर पृथ्वी पर ही अगर आप अलग अलग जगह जाएंगे तो इसका मान बदलता चला जाएगा। किंतु देखिए इसका मान सभी स्थानों पर समान रहता है, चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो या किसी अन्य ग्रह पर हो, कहीं पर भी हो इसका मान हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। यहां पे यह मुक्त पतन के दौरान त्वरण होता है। यह जो त्वरण होता है कब होगा भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा हो। फ्री फॉल, मुक्त पतन मतलब गुरुत्वीय बल के अधीन ही कोई ऑब्जेक्ट अगर गिर रही होगी तो उसमें उत्पन्न होने वाला जो त्वरण होगा वही होता है ये गुरुत्वीय त्वरण। किंतु यह एक आकर्षण बल है जो इकाई दूरी पर रखे इकाई द्रव्यमान की 2 वस्तुओं पर कार्य करता है। यह अल्टीमेटली कहना चाह रहे हैं F इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर के हिसाब से अगर लिखते हैं तो G इक्वल्स टू क्या, FR स्क्वायर अपॉन M1 M2 के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, कब भाई, जब इन सब की वैल्यू 1 रख दीजिए तब ये कार्यरत है। जबकि इसकी हम बात करते हैं तो ये जी क्या होता है, ये खुद ही कैपिटल जी पर निर्भर कर रहा है भाई। ठीक है,
तो आई होप कि आपको इन दोनों के बीच की डेफिनेशन समझ में आई है और जो आपने लिखी है उससे आपका आंसर मैच भी कर रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ एंड यहां पर बात कर लेते हैं हम जरा, जल के ऊपर कॉर्क जो है वो तैरता है पर किल डूब जाती है, ऐसा क्यों? ये देखिए भाई, दो कंडीशन है। यहां पे एक कॉर्क है, ये तैर रहा है, लेकिन यहां पर किल रखा, ये डूब गया, ऐसा क्यों? दोनों में सेम जल था, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो भाई हमको पता है कि जैसे ही कोई लिक्विड को आप हटाते हैं तो हटाए गए लिक्विड के द्वारा, यहां से अगर कोई लिक्विड हटी, हमने क्या किया, एक सॉलिड को इसके अंदर डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हटाए गए लिक्विड के भार के बराबर, अगेन जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, जो हटाया गया जल है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर लगता है यहां पर एक ऊपर की तरफ बल, जिसको कहते हैं हम उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं भाई इसको? उत्प्लावन बल, ब्यूएंट फोर्स। ये ब्यूएंट फोर्स क्या करता है भाई? ये ऊपर की दिशा में सदैव कार्यरत होता है, किस पे? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब एक बात समझिए, ये जो उत्प्लावन बल है ये हटाए गए द्रव के ऊपर निर्भर कर रहा है। और एक और चीज है भाई, वो है वस्तु का भार। वस्तु का भार मतलब क्या? वेट कह लेता हूं, और इस उत्प्लावन बल को मैं यू कह लेता हूं। तो एक बात समझेंगे, हमेशा ही किसी पिंड के ऊपर यू जो होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और जो डब्ल्यू होता है, वेट जो होता है, वो हमेशा ही केंद्र की तरफ लगता है, पृथ्वी की सतह की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो ये वेट हो गया, और ये क्या हो गया भाई? तो ये हो गया उसके ऊपर ब्यूएंट फोर्स। अब दो केसेस समझिए, अगर मान लीजिए कि भैया ये नीचे वाला फोर्स ज्यादा है और ऊपर वाला कम, तो हम जानते हैं कि जो बल ज्यादा होता है वही इफेक्टिव होता है। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके ऊपर आप इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, इधर से 3 न्यूटन का, तो आप कहते हैं ना कि ऑब्जेक्ट 5 - 3 2 न्यूटन के कारण यह ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चलना शुरू कर देगा। ठीक उसी प्रकार मैं यहां पे अगर कहता हूं, तो यहां पे जो ब्यूएंट फोर्स है ये अगर ग्रेटर है किससे? इसके जो वस्तु है उसके भार से, तो ये चीज तैरेगा। किंतु यही अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि ये u जो है वो कम हो जाए आपके किसके? जो वेट है उससे, ठीक है ना? जैसे किल क्या था? किल ने बहुत कम पानी हटाया होगा भाई, तो उसके ऊपर उत्प्लावन बल भी कैसा लग रहा होगा? कम लग रहा होगा, उसके भार से भी कम लग रहा है, भार उसका ज्यादा, उत्प्लावन बल कम है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? इस केस में तो डूबेगा ही, ठीक है? इस केस में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। लेकिन जैसे ही अपन बात कर रहे थे यहां पर कब? कॉर्क के ऊपर, तो कॉर्क के ऊपर क्या था भाई? तो इसका जो भार था, इसका जो वेट था, ठीक है ना, उसमें जो उत्प्लावन बल का मान था वो उसके वेट से ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि इसका देखिए ना शेप ऐसा है कि ये ज्यादा से ज्यादा जल को हटा देगा, तो ज्यादा जल हटाएगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो मेन कंडीशन यही दोनों चीजें भाई, कि अगर उसके ऊपर ब्यूएंट फोर्स ज्यादा है तो तैरेगा, ब्यूएंट फोर्स कम है तो डूबेगा। ब्यूएंट फोर्स ज्यादा करने के लिए क्या करना होगा? आपको ज्यादा द्रव हटाना होगा। ब्यूएंट फोर्स कम है मतलब आपने कम द्रव को हटाया है। किल जो है वो बहुत ही शेप में ऐसी होती है, बहुत कम द्रव को हटाएगी, इसलिए वो डूब जाती है, ठीक है? चलिए आइए, जब आप इसको समझ चुके हैं तो इसके मॉडल आंसर को देखते हैं। तो भाई इसका आंसर क्या हो सकता है? द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। जैसे कॉर्क का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, जिसका अर्थ यह है कि कॉर्क पर उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक लग रहा है। इस पे जो उत्प्लावन बल लग रहा है ये इसके भार से क्या लग रहा है? अधिक लग रहा है, इसलिए यह तैरता है। ठीक इसके विपरीत लोहे की जो किल है उस पे बात करें तो लोहे की किल का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, अर्थात U लेस देन क्या हो गया भाई? W वेट। तो भाई इस कंडीशन में क्या होती है? कील डूब जाती है। पानी का जो घनत्व है वो है भैया 1, ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना है? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर इससे ज्यादा घनत्व की कोई चीज होगी तो डूब जाएगी, इससे कम घनत्व की होगी तो क्या होगी? वो तैरती रहेगी, ठीक है। और घनत्व क्या होता है भाई? तो घनत्व जो होता है ये होता है हमारा द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है ना। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, अगर किसी की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है
घनत्व तो उसका 1 से ज्यादा आ रहा है तो डूबेगा, अगर उसका घनत्व तो 1 से कम आ रहा है तो तैरेगा। अब आप कहेंगे कि यार किसी चीज का द्रव्यमान अगर ऐसा है कि बहुत ज्यादा है तो उसके केस में तो यार घनत्व तो कम आएगा नहीं, तो वो तो हर बार डूब जाएगा। तो भाई इस हिसाब से तो लोहे की बनी थी किल, लोहे की बनी होती है शिप, शिप तो डूब जानी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि भाई उसका जो आयतन है उसको बड़ा कर दिया जाता है, वो पाइवोटल बनती है ना, ऐसी बनती है। क्यों? क्योंकि उसका आयतन ज्यादा हो जाएगा तो वैसे ही घनत्व तो कम होने लगेगा, भले द्रव्यमान कांस्टेंट रह जाए। ठीक है, तो मतलब 1 से कम कर देते हैं, वो तैरती रहती है शिप। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम जरा बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। यहां पर कह रहे हैं एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है, ये रख। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 kg है तथा इसकी विमाएं 40, 20, 10 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब का ज्ञात कीजिए, जबकि इसकी निम्नलिखित विमाओं की सतह मेज पर रखे। अच्छा, ऐसा नहीं दिख रहा कि ये कैसा भाई, ये लाइक अ ब्रिक, ईंट जैसा। तो भाई मतलब ये एक घनाभ है, घनाभ होगा तो क्या होगा, जब आधार के बेस पर रखेंगे तो ज्यादा क्षेत्रफल, और जब आपने ये हाइट वाले बेस पर रखा है तो फिर इसमें क्या देखने को आपको मिलेगा भाई, चौड़ाई वाले सेक्टर में जब आपने रखा हुआ है तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर कम क्षेत्रफल घेर रहा है। ये मेज पर ज्यादा क्षेत्रफल घेर रहा है, ये कम क्षेत्रफल। और हमको एक बात पता है कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है भाई, बल बटा में क्षेत्रफल। अब हमको कंडीशन में जो दी गई है वो दी गई है 5 kg। कितना है भाई, 5 kg। ये क्या गिवन है हमें, मास। मैं यहां पे अगर फोर्स निकालूं तो फोर्स होता है भाई mg, क्योंकि यही इसका क्या हो जाएगा, वेट। mg की अगर मैं बात करता हूं तो m कितना है 5, और g का मान जो है वो 10 ले लेता हूं मैं, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारा 50 न्यूटन। अब चलिए अब देखिए कितना आसान हो गया इसको निकालना। तो यहां पे दाब निकालना है, प्रेशर 1 कर्व वाले में बात करता हूं तो कितना हो जाएगा भाई, फोर्स है 50 का। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो क्षेत्रफल तो होती है लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई ये घनाभ ही तो बन रहा है ना, घनाभ का एक फलक क्या होता है, आयत। ये घनाभ का एक फलक है, ये देखिए क्या होगा, ये आयत। तो अभी इसको जब खड़े में रखा हुआ है तो ये है, ये 10 और ये 20 का, तो कितना है भाई, ये देखिए 20 गुणे 10, तो ये कितना आ गया भाई 50 बटा में, इसको करिए तो 200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए, 4 बार में कैंसिल हो गया, कितना 1/4। ठीक इसी प्रकार मैंने अगर ख के इसमें निकाला तो यहां पर निकालता हूं मैं P2 लिख लेता हूं। बल तो उतना ही आरोपित हो रहा है, बल में तो कोई परिवर्तन आया नहीं होगा भाई। बल जो mg जो है वो तो 50 न्यूटन ही है। क्यों? क्योंकि ये 5 kg का ही है। बस बात ये हुई कि अब मेज पे जो रखा गया वो ये वाला सरफेस रखा गया, तो ये जब नीचे वाला सरफेस रखा गया है तो यहां पर क्षेत्रफल बदल जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये वाला सतह रखा गया होगा, ये नीचे वाला ये वाला सतह रखा है। अब इस सतह की अगर मैं बात करूं, ये वाला सतह की मैं बात करूं तो इस सतह के लिए 40 गुणे 20, ये भी तो आयत है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो गया 50। एक काम करते हैं ना, यहीं पे कटा लेते हैं, ये खत्म हो गया 0 से 0, और ये 5 से 4 बार में 20। ठीक है, 4 से 4 बार में कीजिए कितना होगा 16, 1/16। ठीक है, तो आपको यहां से देखने को मिल रहा होगा कि जब क्षेत्रफल कम था तो प्रेशर ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम हुआ। तो कह रहे हैं किस स्थिति में दाब ज्यादा लगेगा, तो भाई P1 इज ग्रेटर देन P2। क्या मिला, P1 जो है 1/4 मतलब कितना 0.25, और 1/16 करना है भाई, ये और छोटा हो जाएगा। तो भाई P1 जो है प्रेशर जो है फर्स्ट में ज्यादा और सेकंड में कैसा कम, क्योंकि क्षेत्रफल यहां पे देखिए, क्षेत्रफल जिसका बढ़ेगा उसका दाब कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा। तो यहां पे इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या है भाई, इसका क्षेत्रफल कम है। ये जो सतह है, ये वाला सतह, इसका क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा, इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो दाब कम हो गया। मिल गया होगा आई थिंक आपको इसका आंसर। ठीक है भाई, चलिए तो अब जरा देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 को।
18वें क्वेश्चन में समझते हैं कि क्या बात हो रही है। तो 18वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी ठोस का घनत्व, ठीक है ना, ये आ गया भाई वही जो क्वेश्चन जो अभी हमने घनत्व की जो बात करी थी, जो उत्प्लावन बल की बात करी थी, उसी पर अप्लाई होगा। ये किसी ठोस का घनत्व 8.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होगा? तो देखिए भाई, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व इसे कहते हैं भाई रिलेटिव डेंसिटी। तो आपेक्षिक घनत्व हमेशा होता है, जिस भी पदार्थ का घनत्व निकालना है, मतलब ऊपर में होता है हमेशा पदार्थ का घनत्व बटा में जल का घनत्व। हमेशा ही रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हम उसको कंपेयर किससे करते हैं? जल से, वाटर के घनत्व से, वाटर के डेंसिटी से। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये कह रहे हैं कि जो पदार्थ है उसका घनत्व कितना दिया हुआ है भाई? 8.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये मैं लिख लेता हूं 8.5। और वाटर का स्टैंडर्ड जो होता है घनत्व वो कितना है भाई? 1। ये भी है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और ये भी है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यूनिट तो कैंसिल आउट हो गई। आंसर कितना मिलेगा भाई? 8.5। ठीक है, कितना आंसर? 8.5। कोई यूनिट आएगी क्या? तो कोई इकाई नहीं आएगी, अपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं आती। जो रिलेटिव होता है, जब कभी भी हम औसत जब कभी भी हम निकालते हैं रेशियो, तो रेशियो का कभी भी यहां पर कोई इकाई नहीं मिलती, क्योंकि इकाई क्या हो गई? यहां से कैंसिल आउट हो गई थी। तो 8.5 हो गया इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कुछ कह रहे हैं, जरा इनकी भी बात कर लीजिए भाई। तो ये कह रहे किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व 1.25 है, ये जल में तैरेगी कि डूबेगी? तो भाई हमने एक बात समझा हुआ है कि जब कभी भी किसी चीज को डूबने या तैरने की बात करनी होती है तो उसको कंपेयर करते हैं किससे? जल से। हमेशा ही वस्तु का आपेक्षिक घनत्व, या ऐसा कह लो घनत्व, कम होना चाहिए किससे? जल के घनत्व से। अब आप स्वयं ही बताइए कि यहां पर क्या हो रहा है भाई? तो जल का घनत्व कितना होता है? 1, और ये कितना दिया है? 1.25। तो ये कंडीशन में दिख रहा है कि चूंकि 1.25 इज ग्रेटर देन 1, अगर ये जल के घनत्व से ज्यादा है तो ये डूबेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये डूब जाएगा भाई, ये तैरने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ लिया जाए जरा क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहां से हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप है। सबसे फर्स्ट तो बात है भाई कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, इसकी बात करनी है भाई। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम कहता है कि किसी भी दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसी भी पिंड में, विश्व में कहीं पर भी वो पिंड, उन सभी पर लागू होता है। मान लीजिए ये हमारा M1, ये हमारा है एक पिंड M2, इन दोनों के बीच की दूरी है D, तो F प्रोपोर्शनल टू M1 M2, एंड यही F प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। दोनों को मर्ज कर दे तो F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन में D स्क्वायर, और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो लग जाता है G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। यूनिट न्यूटन। ये है भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो बात करें, या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें, तो ये रहा वो लो। आगे बात करते हैं कि भाई मुक्त पतन में जी के लिए व्यंजन ज्ञात कीजिए। जी के लिए अगर हमको व्यंजक ज्ञात करनी है मुक्त पतन में, तो भाई मुक्त पतन का मतलब होता है G इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। अगर कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गिर रही है, अगर कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गिर रही है, मतलब उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर G की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं कि भाई इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो इन दोनों में क्या संबंध है भाई? स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध है कि स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी M अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है और ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ता हूं मैं जरा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहां पर कह रहे हैं कि एक कार किसी कगार से गिर के 0.5 सेकेंड में धरती पर आ गिरती है। परिकलन में सरलता के लिए जी का मान जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह दिया। धरती पर टकराते समय कार की चाल और धरती से कगार की ऊंचाई, ये समझ में आ गया होगा भाई कि कार चल रही है किसी हाइट पे और वो साइड में आ गई, टकरा के नीचे गिर गई, तो नीचे गिरते समय कुछ वैल्यू दी गई है कि वो नीचे धरती पर आने में लगाया हुआ समय है उसका 0.5 सेकेंड। अब धरती कहिए, गड्ढा कहिए भैया, गड्ढे में आके गिरने में 0.5 सेकेंड लगाया और जो गुरुत्वीय त्वरण इसके ऊपर काम करिए वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चाल कितनी होगी। तो भाई मुझे तो एक बात आता है कि त्वरण बराबर होता है वेग बटा में समय। जो चाल की बात करें वो अल्टीमेटली नीचे की तरफ गिरेगी, तो यही फॉर्म चलेगा भाई, क्या हो जाएगा, वेग बराबर त्वरण गुणे समय। अब दिया है त्वरण 10 और समय दिया है 0.5। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये मिल गई उसकी चाल। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई, इसकी चाल कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। एंड सेकेंड अगर मैं बात कर लेता हूं दूसरे नंबर पे कि धरती से कगार की कितनी ऊंचाई है, तो भाई ऊंचाई अगर निकालनी है तो ऐसा भी निकाल सकते हैं भाई, वेग बराबर इस वेग से 5 सेकेंड में, सॉरी 0.5 सेकेंड में ये कार नीचे आई है, तो वेग बराबर क्या होता भाई, तो ये होता विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई आप कहेंगे विस्थापन बराबर लिख लीजिए आप वेग गुणे समय। क्या लिख लिया, वेग गुणे समय। क्या कर रहे हैं भाई, यहां पर मुझे यही चाहिए था ना, हाइट निकालना है, कितनी दूर कार नीचे गड्ढे में गिरी है, तो भैया ये विस्थापन बराबर वेग, वेग कितना आ गया 5 और समय कितना है 0.5, मतलब 2.5 मीटर। ये है क्या भाई, ये है ऊंचाई। इतनी ऊंचाई से वो जो कार है वो गिरी है, 2.5 मीटर की ऊंचाई से कार जो है वो गड्ढे में गिरी हुई है भाई, ठीक है ना। तो मतलब इसका भी आंसर हमको समझ में आ गया। जो दोनों क्वेश्चन यहां पे गिवन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया। और मैं आपको बताते चलूं कि जितने लॉन्ग आंसर टाइप आते हैं वो एक लेंदी सा नहीं आता, टुकड़ों में आते हैं भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन होगा उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है भाई। तो कुछ इस प्रकार से हमने जो हमारे क्वेश्चंस गिवन थे क्वेश्चन पेपर में, जो आपने सॉल्व किए थे, उसके आंसर को आप मैच कर चुके हैं और अब आप फुली सेटिस्फाइड होंगे कि आपके एक अच्छे स्कोर आने की तैयारी हो चुकी है। अगर अभी भी कोई थोड़ी बहुत भी दिक्कत परेशानी रही है तो जो अभी सेशन हमने कंप्लीट किया यहां पर वो भी खत्म हो गई होगी। इसके बाद भी अगर कुछ रह गया तो भाई हमारे जो कंसेप्ट वीडियोस थे वहां जाइए, 1 शॉट रिवीजन वीडियोस हैं, एमसीक्यूज हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। जाइए, देखिए और अपने ये सारे ही डाउट्स को खत्म कीजिए। और फिर भी कुछ रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए भाई, आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब कवर हो जाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।